हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 जनसंख्या। और इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है क्योंकि चैप्टर आपका छोटा है, तो एक ही पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, क्या क्या करेंगे हम, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी भारत की अगर हम बात करें तो जनसंख्या का आकार कितना है, उसका वितरण कैसा है, किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या कम है, किसकी जनसंख्या ज्यादा क्यों है, किस लिए है, इन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड, हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में प्रक्रिया, यानी जब जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या में परिवर्तन होता है, पॉपुलेशन में चेंज होता है और इंक्रीज होती है, तो क्या प्रक्रिया है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, बढ़ती है वो, और उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या यानी कि जो यूथ की पॉपुलेशन है वो कैसी है, क्यों उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, किशोर जनसंख्या की क्यों इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, और उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण पर। जब हम बात करें जनसंख्या के आकार एवं वितरण पर, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर जो जनसंख्या है वो किस तरीके से, किन किन बातों पर जो है वो निर्भर कर रही है, कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। जैसे, क्या आप मानव से वंचित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें जनसंख्या की जरूरत है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण व संसाधनों का प्रयोग कौन करता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण भी मनुष्य करता है और उनका प्रयोग भी मनुष्य ही करता है, संसाधनों का। मानव का समाज व अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही योगदान होता है। हम जितना भी विकास आज देख पाते हैं, चाहे वो आपके हॉस्पिटल हो, रोड्स बनी हुई हो, बड़े बड़े स्कूल्स बने हुए हो, कुछ भी हमें जो भी दिखाई देता है, फोन से लेकर के, सुई से लेकर के फोन तक, आपका हमें किसकी वजह से दिख रहा है? मानव की वजह से। ये मानव ही है जिसने इतना विकास किया है। तो समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मानव की। मनुष्य द्वारा संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो किया ही जाता है, इसके अलावा वे स्वयं भी विविध गुणों वाले संसाधन होते हैं। मनुष्य अपने आप में भी एक संसाधन है जिसको जैसे यूटिलाइज करके इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, समाज का विकास किया जा सकता है। कोयला तब तक चट्टान का मात्र एक टुकड़ा था जब तक मनुष्य ने कोयले को प्राप्त करने के लिए तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। बहुत सारी आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, जब अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्रभावित किया जाता है तभी वे आपदा बनते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ पर चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, लेकिन जब तक उससे जनसंख्या प्रभावित नहीं हो रही है तब तक वो आपदा कहाँ है, तब तक वो डिजास्टर नहीं है। जितने लोग उससे प्रभावित होंगे उतनी ही ज्यादा भयानक वो आपदा होगी। इस कारण ही सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या जनसंख्या एक आधारी तत्व है और इसीलिए जनसंख्या को पढ़ना, लोगों की संख्या कितनी है। जनसंख्या का सिंपल मतलब है लोगों की संख्या कितनी है, किस क्षेत्र में कितनी है, किस क्षेत्र में कितनी है। संसाधन, आपदा व विनाश का तात्पर्य केवल मनुष्य के लिए ही महत्वपूर्ण है। संसाधन तभी संसाधन बनेगा जब मनुष्य उसे संसाधन बनाएगा। दूसरा, आपदा तभी आपदा होगी जब वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को प्रभावित करेगी। तीसरा, विनाश तभी विनाश कहलाएगा जब वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि जनसंख्या क्या होती है, उनकी संख्या, वितरण व वृद्धि व विशेषताएं पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भी मनुष्यों की संख्या है, उनका वितरण है, उनकी वृद्धि है, उनकी क्या विशेषता है, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक पर्यावरण के सभी स्वरूपों को हम समझ नहीं सकेंगे, उनका वर्णन नहीं कर सकेंगे। और इसी के लिए हमें इनका पता होना, जनसंख्या का या लोगों की संख्या का पता होना चाहिए, उनमें कैसी विशेषता है इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। इस कारण यह जानना अति आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो सीमा होती है, जो बॉर्डर होती है, वो लिमिटेड होती है। उस देश के संसाधन सीमित होते हैं। उन संसाधनों पर कितने लोगों का भार आएगा,
इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी उन संसाधनों का इस्तेमाल उसी हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, वे कहाँ व कैसे रहते हैं और उनकी संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश की जो सीमाएं होती हैं वो सीमित होती हैं, किसी भी देश के संसाधन सीमित होते हैं। उन सभी संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या का सही ज्ञान होना चाहिए। अब भारत की ही बात करते हैं। हमें भारतीय जनगणना द्वारा प्राप्त होती है भारत के बारे में भारत में रहने वाले लोगों की संख्या की जानकारी। हमें किससे प्राप्त होती है? जनगणना से। वैसे जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, लेकिन लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसके हिसाब से 2021 में होनी थी, बट कोविड की वजह से 2021 में इस बार जनगणना नहीं हो पाई है। आने वाले वर्षों में जनगणना होगी और उससे पता चलेगा कि भारत की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। यानी कि अगर बात की जाए भारत की, तो जनसंख्या कितनी है, क्या आकार है जनसंख्या का और उसका वितरण कैसा है, किस क्षेत्र में ज्यादा है, किस क्षेत्र में कम है। भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण। भारत की जनसंख्या 2011 तक अगर हम देखें तो लगभग कितनी थी आपकी? लगभग थी 121085497 थी। लगभग अगर हम कहें 1 अरब 21 करोड़ के आसपास। और संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का यह कितना है? 17.5%। ठीक है, भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, हमने पहले देखा है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और इसमें ये सारी जनसंख्या जो है वो रहती है, कैसी रहती है? असमान रूप से। असमान रूप से मतलब किसी एक क्षेत्र में ज्यादा, किसी एक क्षेत्र में कम। कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, कहीं पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। तो 3-4 आपको जो मैथ्स की ये आपके डेटा है इसको याद रखना है। पहली बात, विश्व के भूभाग का भारत का कितने पास है? भारत के पास कितना है? 2.4%। ठीक है, इंडिया का एरिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरी बात। तीसरी बात, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से कितनी है? तो लगभग 12.1 करोड़। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या की, कुल जनसंख्या का ये कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नाउ अब आता है, हम क्या कहें, जनगणना। क्या होती है जनगणना? जिसपे हमने क्या कहा कि 2011 में जनगणना हुई, यानी कि लोगों की गिनती हुई पूरे भारत के अंदर, और उससे पता चला कि भारत की जनसंख्या कितनी है। जनगणना कौन कराता है, कितने दिन के बाद होती है और किस तरीके से की जाती है? तो जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को कहते हैं। क्या है जनगणना? एक निश्चित समय अंतराल, और ये समय अंतराल कितना है? 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंदर एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना होती है। लोगों की जो संख्या है उसकी गिनती होती है, उसे हम कहते हैं जनगणना। वर्ष 1872 में पहली बार भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी। तो सवाल बहुत पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में, अंग्रेजों के समय पर। हालांकि वर्ष 1881 में सर्वप्रथम एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। तो 1872 में बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां तक पहुंच पाना संभव नहीं था। जनगणना करना भी एक मुश्किल काम है। कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे लोग तो रहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना, जनगणना करने वाले लोगों का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और वहां से डेटा निकाल करके लाना भी मुश्किल है। तो 1872 में जनगणना पहली बार की गई, लेकिन पूरे जनगणना, संपूर्ण जनगणना की गई 1881 के अंदर भारत में।
तब से हर 10 वर्ष पर भारत की जनगणना की जाती है। तो हर 10 वर्ष पर भारत की जनगणना कब से प्रारंभ हुई? 1881 से। यह जनसांख्यिकी, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का सबसे विस्तृत स्रोत है। यह हमें बताती है कि हमारे यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी है, कितनी इकोनॉमी, कितनी हमारे यहाँ पर आर्थिकी जो पैसे हैं वो आएंगे, और कितना हमारे यहाँ पर समाज विकसित है। क्योंकि इसमें जातियों की भी जनगणना की जाती है कि एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, इस तरीके से भी की जाती है। आपने कभी जनगणना की रिपोर्ट को देखा है? आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से देख सकते हैं। ठीक, तो जनगणना हमने यहाँ पर देख लिया। अब आते हैं 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और भारत का वो राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हमने पिछले अध्याय में देखा था, वो है राजस्थान, जहां की कुल जनसंख्या 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है। वहीं भारत के हिमालयी राज्य सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6 लाख है, और लक्षद्वीप में केवल 64,443 लोग रहते हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं? जनसंख्या का असमान वितरण। जहां पे यूपी में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी है जनसंख्या? 1990 लाख। वहीं सिक्किम में कितने लोग रहते हैं? 6 लाख। और लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं? कुल 64,000। तो ये असमान वितरण है जनसंख्या का, जो हमें भारत में ही नहीं बल्कि और अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। अब विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का कितना भाग है, जो मैं आपको समझा रही थी, 4 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, वो यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो ये है विश्व की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है? 17.5%। हालांकि ये और बढ़ गया है, अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से भारत जनसंख्या में अव्वल हो गया है, चीन को पछाड़ करके फर्स्ट नंबर पे आ गया है भारत जनसंख्या में। तो ये 17.5% से कुछ बढ़ गया है। और अगर क्षेत्रफल में देखें तो ये है विश्व का कुल क्षेत्रफल, और भारत इसका कितना है? 2.4। यानी 2.4% क्षेत्रफल में कितने लोग हैं, कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत की लगभग 50% जनसंख्या, 50% पॉपुलेशन 5 राज्यों में रहती है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे। वो कौन से 5 राज्य हैं जहां पर भारत की 50% जनसंख्या रहती है? क्यों रहती है? क्योंकि अगर आप इन राज्यों को अच्छे से देखें तो यहाँ पर सारे संसाधन हमें उपलब्ध दिखाई देते हैं। रोजगार जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो जहां रोजगार की संभावना ज्यादा होती है वहीं की जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है। नौ में निवास करती है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का मात्र 5.5% है। राजस्थान का एरिया तो बहुत बड़ा है, क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, पर जनसंख्या कम है। कारण, राजस्थान का आधे से ज्यादा जो इलाका है वो मरुस्थल में चला जाता है। मरुस्थल में ना तो खेती है, ना पानी है, ना रोजगार का कोई साधन है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। तो फिर लोग वहां रहना क्यों पसंद करेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा है, तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम रहती है, क्षेत्र चाहे जितना भी बड़ा हो। ठीक है। अब भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? बहुत सिंपल है, जनसंख्या का असमान वितरण भारत में हमें देखने को मिलता है। कारण क्या है? किसी जगह का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इसीलिए वहां की जनसंख्या ज्यादा है। उस जगह का, दूसरी जगह का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, जलवायु अच्छी नहीं है, इसलिए जनसंख्या कम है। पहली बात। दूसरी बात, एक जगह पर रोजगार बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह पर रोजगार नहीं है, इसलिए वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा और दूसरी जगह की कम है। तीसरी बात, अगर हम देखें, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर खेती बहुत आसानी से हो सकती है, इसलिए वहां की जनसंख्या ज्यादा है। जबकि दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहाड़ हैं, मरुस्थल हैं, जहां जीवन बहुत मुश्किल है, इसीलिए वहां पर जनसंख्या कम है। तो भारत में क्योंकि
बहुत भौगोलिक रूप से हमें विविधता देखने को मिलती है, इसीलिए हमें भारत में जनसंख्या का असमान वितरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो बहुत सारे कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। अब सबसे पहले ये समझें घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व का अगर सिंपल सा आप फॉर्मूला देखें तो आपको मिलता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब ये है एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि एक यूनिट एरिया में प्रति क्षेत्र में, प्रति यूनिट एरिया प्रति क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं घनत्व। ठीक है, अब घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण कैसा है? जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रदर्शित करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितने भी लोग रहते हैं उनकी संख्या को वहां का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के धनी जनसंख्या वाले देशों में से एक है, यह हमें पता है। और जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार नंबर 1 पर है, क्योंकि इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब इतना इकाई क्षेत्रफल बिहार के अंदर, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। वहीं ये सब लोग इसमें रह रहे हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में। कहीं पर क्या होगा, इतना ही बड़ा इकाई क्षेत्रफल लेकिन लोग कितने हैं? गिने चुने लोग हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा, इसका जनसंख्या घनत्व कम है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल 2 देश ऐसे हैं जहां पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में, भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं, बांग्लादेश में और जापान में। बांग्लादेश व जापान का जनसंख्या घनत्व आप ज्ञात कर सकते हैं, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अब पहला स्थान हो गया है, पहले कभी दूसरा स्थान हुआ करता था। चीन सेकेंड नंबर पर आ गया है। चीन की जनसंख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें जनसंख्या का वितरण भारत के राज्यों में जनगणना 2011 के हिसाब से, देखो उत्तर प्रदेश में 16%, कुल जनसंख्या का 16% कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद आपका कौन सा राज्य आ रहा है? महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, बाकी के जो राज्य हैं, जैसे सबसे कम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो उत्तराखंड में, सबसे कम उत्तराखंड में। इसके अलावा जो अन्य राज्य है जिसमें आपके उत्तर पूर्व के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आ जाते हैं। 2% में ही ये सारे के सारे समा गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जनसंख्या का असमान वितरण हमें देखने को मिलता है, सब जगह एक सी जनसंख्या भारत में नहीं है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर या प्रति वर्ग मीटर किलोमीटर था। यानी कि अगर ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है भारत का, तो यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 382। कितने लोग हैं? 382। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये है भारत का। अब भारत का कैसे निकाला गया होगा? हमने सभी राज्यों का निकाला और फिर उसका औसत निकाल लिया। सभी राज्यों का हमने जनघनत्व निकाला, सभी राज्यों का हमने जनघनत्व निकाला, जनसंख्या घनत्व निकाला और उसका औसत निकाल दिया, तो भारत का निकल आया। ठीक है, अब अगर बिहार की बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अगर ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है तो बिहार में 1106 लोग रहते हैं यहाँ पर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल की तुलना में ज्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व की तुलना में भी ज्यादा है। चित्र 6.3 में हमें जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण दिखाया गया है। तो भारत में जनसंख्या का भी असमान वितरण है
और भारत में जनघनत्व का, जनसंख्या घनत्व का भी असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए बहुत अच्छे से इसमें प्रदर्शित किया गया है। अगर हम देखें, बिहार का है 1106, झारखंड का है 414, यूपी का है 829, मतलब यूपी में प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 में। आंध्र प्रदेश से अलग होके बना तेलंगाना 2 जून 2014 में, और ये भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है। तब जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया है। तो कुल राज्य भारत में आज की तारीख में 28 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया। यह विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। अतः यहाँ दिए गए आंकड़े अविभाजित जम्मू कश्मीर के हैं, यानी तब जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना है। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर का दिया हुआ है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का साथ में दे दिया गया है। लेकिन अब नई जनगणना जब आएगी तो जम्मू कश्मीर का जनघनत्व अलग मिलेगा और लद्दाख का जनघनत्व अलग मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से आप एक सूची बना सकते हैं कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनका जनघनत्व भारत के जनघनत्व से कम और ज्यादा है। ठीक है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के आप नाम बता सकते हैं। मैप से आप बना सकते हैं। जैसे 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम वाले, पहला मध्य प्रदेश ही हो गया, है ना। दूसरा अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ हो गया 250 से कम, राजस्थान हो गया, ये है आपके 250 से कम वाले, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये सारे के सारे वे राज्य हैं जिनका जनघनत्व 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? 250 से भी कम है, बहुत कम है 250 से, वो भी आप बना सकते हैं। क्यों है? क्योंकि वहां पर अभी जस्ट मैंने बताया, वो एरिया, वो क्षेत्र, वो राज्य, या तो वहां पर पहाड़ होंगे, या फिर वहां पर आर्थिकी बहुत ज्यादा नहीं होगी, या तो वहां पर बहुत अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी। असम और ज्यादातर प्रायद्वीपीय प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। विभिन्न पहाड़ियां, पथरीले भूभाग, कम उपजाऊ मिट्टी, कम वर्षा राज्य जनघनत्व को प्रभावित करती है। दक्षिण में केरल व उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है और पर्याप्त वर्षा भी होती है। उत्तरी मैदान के अत्यधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है। जनसंख्या में वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना और जनसंख्या का बदलना, कैसे बदलती है, क्यों जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, क्यों कहीं की जनसंख्या कम हो जाती है, क्या कारण है, वो सब समझते हैं। देखिए, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है, फिक्स नहीं है। या तो जनसंख्या ज्यादा होगी या जनसंख्या कम होगी। आज जो जनसंख्या है कल वो नहीं होगी, जो कल है वो परसों नहीं होगी। तो वो निरंतर क्या कर रही है? बदल रही है। और इसकी संख्या, इसका वितरण, इसका संगठन लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब संगठन से मतलब क्या है? आज हमारे यहाँ पर 20 बच्चे हैं, 20 बुजुर्ग हैं और 20 ही युवा हैं। कल हो सकता है 19 बच्चे हो जाएं या 21 बच्चे हो जाएं, 19 युवा हो जाएं और 18 बुजुर्ग हो जाएं। तो संगठन क्या हो रहा है? बदल रहा है। संगठन हर दिन क्या हो रहा है? बदल रहा है। महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है, पुरुषों की संख्या कम हो सकती है, पुरुषों की संख्या बढ़ सकती है, महिलाओं की कम हो सकती है, वृद्धों की संख्या बढ़ सकती है, कम हो सकती है, बच्चों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो जो जनसंख्या का संगठन है वो भी लगातार परिवर्तित हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, अब ये परिवर्तन हो क्यों रहा है? हम क्यों कह रहे हैं कभी बुजुर्गों की संख्या ज्यादा कभी कम, कभी बच्चों की संख्या ज्यादा कभी कम? ये 3 प्रक्रियाओं की वजह से हो रहा है। पहला जन्म, बर्थ, दूसरा मृत्यु
और तीसरा प्रवास यानी कि माइग्रेशन। अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन, युवा जनसंख्या जो है आज 20 करोड़ है, 1 महीने के बाद 10 करोड़ हो गई, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? या तो 10 करोड़ के जो युवा थे उनकी मृत्यु हो गई, पहली बात। दूसरा, 10 करोड़ युवा या तो इस एरिया से निकल करके, भारत से निकल के कहीं और शिफ्ट हो गए, माइग्रेट कर गए, तब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर युवा की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ रह गई, पहले 20 करोड़ थी। ठीक है, कि आपस में संयोजन के प्रभाव के कारण होता है, यानी कि जनसंख्या परिवर्तनशील है, फिक्स नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जनसंख्या की संख्या मतलब संख्या, वितरण और संगठन ये भी परिवर्तनशील है। और क्यों है परिवर्तनशील? 3 कारणों की वजह से, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि पर। जनसंख्या वृद्धि से मतलब किसी विशेष समयांतराल में, सपोज 10 साल में, अर्थात 10 वर्षों के अंदर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। किसी देश या राज्य की जनसंख्या 10 सालों में बढ़ गई, उसे हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब ये 2 प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। ये परिवर्तन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला, सापेक्ष वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना। दूसरा, प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा, यानी हर वर्ष कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो हो रहा है। 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब प्रति वर्ष या 10 वर्षों में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि होने का परिणाम है। अगर हर साल जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो 10 वर्षों तक बढ़ी तो कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। पहले जितनी जनसंख्या थी, मान लेते हैं 2001 में 20 करोड़ लोग थे, अब 2011 में 40 करोड़ लोग हो गए। हमें पता करना है कि भाई कितनी बढ़ी, तो 40 में से 20 को घटा देंगे तो 20 करोड़ बढ़ी, घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। इसे हम कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि, यानी कि किसी के सापेक्ष नहीं, वैसे ही हर साल जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है, किस दर से। हर महीने, एवरी मंथ 10 लोग बढ़ रहे हैं या एवरी मंथ 20 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कहलाती है जनसंख्या वृद्धि दर। क्या रेट है जनसंख्या के बढ़ने का, क्या दर है? 10%, 15%, 12%, 20%, क्या दर है जनसंख्या वृद्धि का? इसका अध्ययन प्रत्येक वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। हर साल हम ये देखते हैं कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई, 10% बढ़ी, 12% बढ़ी, 13% बढ़ी, किस दर से बढ़ रही है हर साल। ठीक है, नौ, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 के दौरान हम क्या देख रहे हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, यानी हर 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है, वो कहलाती है वृद्धि दर। अब अगर देखें 1951-61 में तो जनसंख्या प्रति दशक वृद्धि दर कितनी जनसंख्या थी, क्या दर थी? 21.64। फिर कितनी हुई? 24। फिर कितनी हुई? 24। फिर कितनी हुई? 23। फिर हुई 21। फिर हुई 17। यानी कि अगर आप 1951 से 2011 में पहुंचते हैं तो भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर कम है, कम हो रही है। यानी अगर हम 1951 से 1971 पर पहुंचते हैं, 20 साल में जनसंख्या के बढ़ने की दर, 20 साल में जनसंख्या के बढ़ने की दर 24.8 थी। कब? 51 से 71 में। अब 91 से 2011 में जनसंख्या के बढ़ने की दर क्या है? 17। यानी तब हर साल कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ रही है? 17%। पहले कितनी बढ़ती थी? 24%। तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है
वो तो कम हुई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। नाउ भारत की कुल जनसंख्या ये है, जैसे पहले जनसंख्या कम थी, पहले जनसंख्या कम थी 1901 में, अब बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है जनसंख्या। वृद्धि दर कम है, अब हर साल उतने नए लोग नहीं जुड़ते, पहले ज्यादा जुड़ते थे अब कम जुड़ते हैं, बट कम जुड़ते हैं पर जुड़ तो अभी भी रहे हैं। तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो जनसंख्या के बढ़ने की दर है, वृद्धि दर है, वो घट गई है भारत में, और ये अच्छी बात है। प्रति वर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। भारत की जनसंख्या 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 12,100 यानी 12,100 लाख हो गई। इस तरीके से हम जनसंख्या में वृद्धि देख रहे हैं। जैसे 51 में इतनी थी, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि 42, यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर 1.25। उसी तरीके से भारत के अंदर हर वर्ष जनसंख्या तो बढ़ रही है, बट जो वृद्धि की दर है वो कम हो गई है, और ये अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें, लेकिन वर्ष 1981 से जनसंख्या वृद्धि दर, देखो वही मैंने आपको बताया, वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी, वृद्धि की दर धीरे धीरे कम हो रही है, बट जनसंख्या तो फिर भी अभी बढ़ रही है। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि भारत की जनसंख्या अत्यधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाई जाती है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि अत्यधिक होती है। यानी कि विशाल जनसंख्या में हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, हालांकि वृद्धि दर कम है, लेकिन फिर भी जनसंख्या में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। इसे ही हम बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। जब लगभग 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या अत्यधिक होती है। भले ही दर कम है, लेकिन नए लोग तो फिर भी जुड़ रहे हैं, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि पर्यावरण के संरक्षण व संसाधनों को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। इतनी हो रही है हमारे यहाँ पर वार्षिक वृद्धि जनसंख्या में कि वो हमारे संसाधनों को खत्म कर रही है। जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी जन्मदर नियंत्रण हेतु किए जा रहे सफल प्रयासों को दर्शाती है कि अब हर वर्ष हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि की दर वो नहीं है। इसका मतलब जन्म के समय पर जन्म दर कम है, जन्म दर को हमने कम कर दिया है, नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो कम है, उनका नंबर, उनकी संख्या कम है। बाद भी भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और 2045 तक भारत चीन को पछाड़कर, वो तो हम पहले ही आगे निकल गए। 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार इतनी करोड़ आबादी भारत की हो गई है, और जल्दी ही वो भारत जो है विश्व का पहला देश बन जाएगा, और अब हम बन चुके हैं। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होती है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जन्मदर, मृत्युदर और प्रवास। जन्मदर और मृत्युदर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, यानी कि बर्थ रेट। जन्मदर और मृत्युदर में जो भी जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और जिस हिसाब से मृत्यु हो रही है, उसका अगर हम अंतर देखें, तभी हम पता कर सकते हैं कि क्या वृद्धि हुई है जनसंख्या में। एक वर्ष के अंतर्गत प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्मदर कहा जाता है। यानी एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, 1000 लोगों पर जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं हर साल, वो उसका क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। यह वृद्धि का एक मुख्य घटक है, क्योंकि भारत में सदैव ही जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा रही है। तो बर्थ रेट इंडिया के अंदर हमेशा ज्यादा रहता है डेथ रेट से। हमारे यहाँ जन्म ज्यादा बच्चे लेते हैं, उसके कंपैरिजन में डेथ्स जो होती हैं बुजुर्गों की या लोगों की, वो कम होती हैं। एक वर्ष के अंतर्गत प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है, मृत्यु दर क्या है और जन्म दर क्या है। एक साल में 1000 लोगों में जितने लोग मरते हैं उसे हम बोलते हैं मृत्यु दर। एक साल में 1000 लोगों में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम बोलते हैं जन्म दर।
मृत्यु दर में तीव्र रूप से गिरावट का होना भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का प्रमुख कारण है। अब देखिए, भारत के अंदर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। अगर डेथ रेट कम है भारत के अंदर तो जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही होगी। और भारत में डेथ रेट कम होने के कई सारे कारण हैं। पहले जितने आपके पैंडेमिक्स आते थे यानी महामारियां फैलती थी, अब भारत ने उन सारी महामारियों को बाहर कर दिया है। इतना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है, इतना अच्छा विकास कर लिया है। हमारे यहाँ पर जो औषधि सेवाएं हैं या मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से बर्थ रेट ज्यादा और डेथ रेट कम हो गया है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट ला रहे हैं। जन्म दर में भी यानी बर्थ रेट में भी गिरावट आई है। अब ज्यादा, एक कपल के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, पहले उससे भी ज्यादा हुआ करते थे। इस तरह के चलन का क्या कारण है? तो इस तरह के चलन का कारण यह है कि सरकारी जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो भी सरकारी आपके योजनाएं चल रही हैं, वो इसका कारण है। प्रवास यानी माइग्रेशन जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रमुख घटक है। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना ही प्रवास कहलाता है। जैसे सपोज ये एरिया था, यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा नहीं है और डेथ रेट भी ठीक ठाक है, तो इस क्षेत्र की जनसंख्या लिमिटेड रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन सडनली इस क्षेत्र में बाहर से बहुत सारे लोग आ गए तो इस क्षेत्र की जनसंख्या अचानक ही बढ़ जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं प्रवास। अथवा अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। प्रवास 2 राज्यों के बीच भी हो सकता है और बाहर से भी लोग आ सकते हैं दूसरे देश से। आंतरिक प्रवास से जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम भारत की जनसंख्या देख रहे हैं। भारत के यूपी से निकल करके लोग उत्तराखंड चले गए तो भारत की जनसंख्या तो सेम ही रही। 20,000 लोग उत्तराखंड से निकल के यूपी आ गए तो भारत की जनसंख्या तो सेम रही। लेकिन अगर बांग्लादेश से 20,000 लोग भारत में आ गए तो भारत की जनसंख्या 20,000 बढ़ गई। ये अंतर है, परंतु यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालता है। हाँ, होगा उससे ये कि यूपी की जनसंख्या बढ़ जाएगी, उत्तराखंड की कम हो जाएगी, ये हो सकता है, बट भारत की जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों के परिवर्तन करने में प्रवास की भूमिका काफी अहम होती है। हमारे देश में ज्यादातर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है। हम क्या देख रहे हैं? गांव खाली, शहर बहुत बढ़ गए हैं, शहरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इसका कारण 2 है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। अगर हम कहें तो जो माइग्रेशन है, जिसे हम कहते हैं प्रवास, माइग्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक एरिया से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग 2 कारणों से जा सकते हैं। पहला है पुश फैक्टर, जिसे हम कहते हैं अपकर्षण, और दूसरा है पुल फैक्टर। देखिए, इनकी वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाते हैं। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र की तरफ लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से। अब जो पुश फैक्टर है या अपकर्षण कारण है, ये क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। अब जो गांव में रोजगार नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, वहां से बहुत सारे लोग निकल के शहर में पहुंच गए। जैसे बिहार वगैरह की लेबर बहुत सारी निकल करके दिल्ली में आ गई। क्यों? क्योंकि उनके इलाके में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो रोजगार लेने के लिए कहाँ आ गए? दिल्ली। अब दिल्ली की जनसंख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ये होता है पुश फैक्टर, यानी गांव की ऐसी परिस्थितियां जो उन्हें पुश कर रही हैं कि जाओ, आप शहर में जाना ही पड़ेगा। वो जाना नहीं चाहते हैं, उनका मन नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। ये होता है पुश फैक्टर। एक दूसरा कारण क्या होता है? अभिकर्षण, जिसे हम कहते हैं पुल फैक्टर। अभिकर्षण क्या होता है कि एक व्यक्ति जाना नहीं चाहता है गांव से शहर, लेकिन उसको गांव शहर की चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्या आकर्षित करता है? शहर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की अच्छी लाइफ, जीवन, वो उसे आकर्षित करता है। और उसका रोजगार गांव में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको बेच करके कहाँ चला जाता है? शहर में चला जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये कहलाता है पुल फैक्टर।
रोजगार में वृद्धि अच्छे जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है। तो प्रवास के दो कारण हो सकते हैं, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर, माइग्रेशन के। दोनों में अंतर बहुत जरूरी है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित करता है, बल्कि उम्र, लिंग के दृष्टिकोण से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की संरचना में भी बदलाव लाता है। अब हम क्या देखते हैं, गांव हमारे सारे खाली, शहर एकदम ओवरलोडेड हो गए। शहरों में जगह नहीं है रहने के लिए, इसीलिए ज्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, स्लम में, बस्ती बना करके रहते हैं, स्लम में रहते हैं। वहाँ का जीवन स्तर बहुत खराब है। घना बसा हुआ हमें शहर देखने को मिलता है और जो संसाधन है उस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। हमारे देश में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों नगरों की जनसंख्या में नियमित बढ़ोतरी हो रही है। 51 से कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। यानी अगर हम 51 की बात करें तो कुल जनसंख्या में से केवल 17% लोग थे जो गांव शहरों में रहते थे। अब बात करें 2011 में 31% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं कुल जनसंख्या के। तो 17 से जस्ट डबल होने जा रहा है नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, और इसके विपरीत गांव में जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो थर्ड आता है आपका किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या यानी कि यूथ की पॉपुलेशन, ये क्या है किसे कहते हैं, तो भारतीय जनसंख्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का आकार है। देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होती है किशोर जनसंख्या, क्योंकि किशोर जनसंख्या जो यूथ पॉपुलेशन होती है वही काम करती है। जब वो काम करती है तो पैसा आता है, इकोनॉमी आती है। जब पैसा आता है, आर्थिकी बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तभी जाकर के डेवलपमेंट होता है। और उसी की कमाई से बच्चों का भी पालन पोषण होता है और सीनियर सिटीजन का भी पालन पोषण होता है, और देश में कई योजनाएं चलती हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। तो हमारे भारत के अंदर जो कुल जनसंख्या है उसका 5वां भाग, यानी कि अगर जनसंख्या हमारे यहाँ पर 1000 है तो 1000 का जो 5वां भाग होगा, 200 के लगभग अगर हम माने, तो 200 जो होगा वो आपकी किशोर जनसंख्या है। किसे कहते हैं किशोर? 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं किशोर जनसंख्या में। भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। इनके लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये देश का भविष्य होते हैं। यही जब अच्छे काम आगे जाकर के करेंगे तो देश की उन्नति और प्रगति होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो विकास अवरोधित हो जाता है, और इसीलिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है इनके लिए, इनके पोषण के लिए, इनके जीवन को सुधारने के लिए। और इसमें भी बालिकाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जो गर्ल्स होती हैं, युवा लड़कियां, किशोर लड़कियां या किशोर बालिकाएं, इन्हें बहुत जरूरी, क्योंकि ये आगे जाकर के नई संतति को जन्म देंगी जो फिर से हमारे देश का भविष्य तय करेंगी। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर। कब आई? तो 1952 में भारत सरकार एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेकर के आई कि हमें अपने यहाँ की जनसंख्या को नियंत्रित करना है। जनसंख्या को हमें ऐसा बनाना है जिससे कि हमारा देश विकसित हो सके, यानी कि उसे स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बनाना है, जागरूक बनाना है और शिक्षित बनाना है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति को बनाया गया। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसमें समय समय पर सुधार भी होते गए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना, मृत्यु दर को कम करना, देन साथ ही साथ टीका प्रोग्राम चलाना, टीकाकरण करना, जिससे कि वो स्वस्थ रहें, पोषित रहें, उन्हें कुपोषण ना हो, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके भविष्य में बेहतर काम करें, जिससे कि देश आगे की तरफ बढ़े। तो ये काम किया गया। देन उसके साथ साथ जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको एनीमिया मुक्ति, मतलब वो किसी भी तरीके से पोषण की उन्हें कमी ना हो, ये सब काम किया गया। ठीक, चलिए, तो पार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट। जल्दी से देख लेते हैं एमसीक्यू इसके। बाकी सारी बातें हमने कर ली हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। आंतरिक प्रवास क्या है? जो देश के भीतर ही होता है, यानी यूपी से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चले जाएं लोग, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ जाएं, एक ही देश के अंदर हो रहा है। भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में।
किस आयु वर्ग में किशोरों को रखा जाता है? 10 से 19। और सरकार इसके लिए बहुत प्रयास करती है कि जो हमारे यहाँ के किशोर हों वो आपके स्वस्थ हों, हष्ट पुष्ट हों। मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? 12,108 लाख। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट हमने देखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? उच्च जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है, निरक्षरता भी है। ये सभी कारण हैं अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत में हर वर्ष पर जनगणना कब से की जाती है? तो वो 1881 से। संपूर्ण जनगणना 1881 से शुरू हुई। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु है, निर्धनता है। गरीबी जब बहुत ज्यादा होती है तो क्या करते हैं लोग? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। उसमें क्या होता है कि जितने बच्चे उतना ही ज्यादा हमारे पास में इकोनॉमी आएगी, क्योंकि सब काम करेंगे। तो निर्धनता की वजह से भी जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। चिकित्सा सुविधा अगर अच्छी होगी तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। समय पर अगर हम कहें तो चिकित्सा मिलने से जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। अशिक्षा बिल्कुल है, अशिक्षा की वजह से भी बेटा और बेटी में जो डिफरेंस होता है, जो अशिक्षा की वजह से होता है, उसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16% रहता है। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? बिहार। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? अरुणाचल प्रदेश। बहुत कम लोग रहते हैं 1 इकाई वर्ग किलोमीटर में। अब उसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट करते हैं। आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।